Hello students, hope you all are good and revising properly at your home as the days of our board exam is coming very close to us. आपको पता है कुछ पेंडिंग एग्जाम्स रह गए थे मैथ्स और एसएसटी का, उसके डेज काफ़ी क्लोज आ चुके हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरे पोर्टल पे भी कनेक्टेड हैं, तो अगर उनको किसी मैथ्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, मैथ्स के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, दे कैन मैसेज टू मी, दे कैन डू अ टेक्स्ट टू मी. तो मैं वहाँ पे आपके वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आपको बता देंगे. अभी बात आती है कि मैथ्स में भी आप कर सकते हैं. यू कैन टेक माय हेल्प इन मैथ्स ऑल्सो. आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन को और आपको मैं सोल्यूशन सेंड कर देंगे. अभी बात आती है एक और चीज़ कि आपको मैथ्स में भी कैसे पढ़ना. आपके दोनों एग्जाम्स रह रहे हैं, मैथ्स और एसएस. तो मैथ्स में भी आपको कैसे पढ़ना है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. मैथ्स में ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बुक से ही आएंगे, बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा. आप लोगों के केस में तो ऐसा ही होता है. आप बुक के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए. उसके बाद अब तो खैर आप लोग एक बार ऑलरेडी तैयारी पूरा कर चुके हैं, पूरा एक प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं. तो आपको करना क्या है कि आप बुक के सारे क्वेश्चन मैथ्स में भी करेंगे, एग्जाम्पल स्पेशली एग्जाम्पल्स को करेंगे, मॉडल पेपर क्वेश्चंस जो है उनको करेंगे. और उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो. आप ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह जिसको भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 15 में हमने प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट करे था हाफ ऑफ द चैप्टर, और बल्कि उससे ज़्यादा. तो देखिए ये इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही कैसे होता है. चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स कहाँ क्या क्या हैं कंट्री हमें, कि क्या क्या इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं और किन सेक्टर से किस तरह से इनकम आती है या इनकम की वजह से कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या क्या होता है. अब इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी, सेक्टर्स क्या इकोनॉमी की ये तो हमने पढ़ ली, किसी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या वो पढ़ लिए. जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है वो जान लिया. अब इंडियन इकोनॉमी कैसी है ये जानना है 15th चैप्टर में. 16th चैप्टर में हम पढ़ते हैं क्या कि इंडियन इकोनॉमी के आगे चैलेंजेस क्या क्या है. देखें कंटिन्यूटी क्यों है, इकोनॉमी क्या होती है ये जाना, फिर इंडियन इकोनॉमी कैसी है ये जानेंगे चैप्टर 15 में. चैप्टर नंबर 16 में जानेंगे हम लोग कि इंडियन इकोनॉमी के आगे चैलेंजेस क्या क्या हैं. तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया था इससे पहले. आज इस वीडियो में भी हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंप्लीट. अभी हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि जो कंट्री में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो क्या क्या थे. लेट मी टेल यू कि कंट्री के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जैसे आपने नोटिस किया कि कंट्री में इकोनॉमी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने पड़े. हमारी इकोनॉमी आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी ना कि डेवलप्ड इकोनॉमी. जब हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं, अगर हम अपनी इकोनॉमी को चाइना और श्रीलंका से भी कंपेयर करें जो हमारी नेबरिंग कंपनीज हैं, उन नेबरिंग कंपनीज से जब हम कंट्रीज से जब हम कंपेयर करते हैं नेबरिंग कंट्रीज से, नेबरिंग नेशंस चाइना एंड श्रीलंका, तो वी फाइंड कि हमारी जो इकोनॉमी है अभी डेवलप्ड नहीं है उनके आगे. उनके आगे हमारी इकोनॉमी अभी अंडर डेवलप्ड है, उनकी इकोनॉमीज कैसी हैं जबकि डेवलप्ड हैं. नाउ सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो कंट्री में इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, उस इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजेस लाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, उसको और कंट्रीज के बराबर लाने के लिए जब वो डेवलपिंग सिचुएशन में आई तो क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या चेंजेस हुए. पहला चेंज था लिबरलाइजेशन. देखिए पहले गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे. इनिशियली द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज सो वेरी स्ट्रिक्ट. उसमें क्या था, हर किसी को इजीली बिजनेस करने की, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं आपके बिजनेस पर्सन जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करने की परमिशन नहीं थी. और अगर किसी को अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करना भी है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होते थे. अगर वो सारे फुलफिल हो रहे हैं या वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो ही कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था. तो जो रिजिडनेस बहुत थी कि आप ये मानिए अगर आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना है या बिजनेस करना है, फॉरेन कंट्री के साथ कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो पेपर वर्क बहुत था, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज थे, लिमिटेशंस थे. तो उनके चलते ज़्यादातर लोग क्या करते थे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व नहीं होते थे. और इन्वॉल्व ना होने की वजह से कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग किसमें बिजी रहते थे मोस्टली, या तो फिर वो रहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में बिजी रहते थे, या फिर वो लोग बिजी रहते थे अलाइड सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में बिजी रहते थे.
तो लिबरलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनमें वो लिबरल हो गए, उनमें लीनियंसी दी जाने लगी, दे गॉट लीनियंट, ईजी हो गए, तो इट बिकम लिटिल ईजियर टू स्टार्ट एनी बिजनेस, एनी न्यू फर्म, एस्टेब्लिश एनी न्यू इंडस्ट्री, as well as you can say to establish any new and to becoming entrepreneur, it become very easy, it become lenient, rules and regulations जो थे वो कम हो गए। उसके बाद पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हो गया, तो जो कंट्री की इकोनॉमी थी वहाँ पे लिबरलाइजेशन आया, चीज़ें लिबरल होती गई, आसान होती गई, उदारवादी था ना, लिबरल होना उदार हो जाना, तो गवर्नमेंट जो थी वो लिबरल हो गई, गवर्नमेंट जो थी वो इकोनॉमी को लेके लिबरल हो गई, और लिबरल होने की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो बाउंडेशंस थे, वो कम होते चले गए और लोग इजीली बिजनेस में उतरना शुरू हो गए, एंटरप्रेन्योर्स बनना शुरू हो गए। नाउ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, कंट्री के बहुत सारे सेक्टर्स थे, कंट्री के बहुत सारे सेक्टर्स थे जो सेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्ले कर सकती थी, उन सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन प्ले कर सकता था, गवर्नमेंट प्ले कर सकती थी। अभी जब गवर्नमेंट ही प्ले कर सकती थी तो प्राइवेट पर्सन्स उसमें नहीं उतर सकते, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, तो चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट की बॉडीज़ की होती थी, प्राइवेट बॉडीज़ उसमें कोई काम नहीं करते थे। जैसे एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशन होता था, तो स्कूल सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, कॉलेजेस सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे, इंस्टीट्यूट्स जो होते थे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि भाई सारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं से हमें कंप्लीट करनी होती थी। जब चीज़ें लिबरल हुई, देखें आप, लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन आया, जब चीज़ें लिबरल हो गई, आसान हो गए रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे थे या गवर्नमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे वो लिबरल होते चले गए, तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये परमिशन भी दी, इस बात की लीनियंसी भी देना लोगों को शुरू कर दी कि कुछ चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेट बॉडीज को देना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, कुछ चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेट बॉडीज को देना शुरू कर दिया। नाउ सी, अभी बात करते हैं प्राइवेट बॉडीज को दिया तो क्या हुआ, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम में अब गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि प्राइवेट बॉडीज स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स आ गए। फिर गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तो पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बसेस चलते थे, गवर्नमेंट ही बसेस होते थे, सो रोड ट्रांसपोर्ट में सिर्फ गवर्नमेंट बसेस होते थे। अभी आप देख रहे हैं प्राइवेट बसेस भी होती हैं, लोकल बस सर्विसेज भी मिली हुई हैं, तो इस तरह से यहाँ प्राइवेटाइजेशन आया। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जितनी भी थी वो सारी क्या थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी। तो अभी आप नोटिस करेंगे जैसे टोरेंट नाम की कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी में भी डील करती है, तो कई एरियाज में टोरेंट ने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट किसके अंडर आ गया, टोरेंट, तो वहाँ पे भी अब प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो जब गवर्नमेंट बॉडीज या सिर्फ जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी उन सर्विसेज में भी प्राइवेट बॉडीज एंटर होने लगी, तो कहा गया दिस इज द एरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होते ही बहुत कुछ हुआ, कंट्री में कैपिटल फ्लो होने लगा, कैपिटल यू नो मॉनेटरी कैपिटल, कंट्री में मॉनेटरी कैपिटल फ्लो होने लगा, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ने लगी, अब चीज़ें बढ़ने लगी, हम धीरे धीरे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से कहाँ ट्रांसफर होने लगे, डेवलपिंग इकोनॉमी में ट्रांसफर होने लगे। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, लिबरलाइजेशन हुआ है तभी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, अगर गवर्नमेंट लिबरल नहीं होती तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स में था, सारी चीजें गवर्नमेंट बॉडी में होंगी, गवर्नमेंट बॉडी के अंडर चलने वाली है, तो जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट बॉडी के अंडर चलने वाली थी तो फिर प्राइवेटाइजेशन आना मुश्किल था। फिर जब गवर्नमेंट लिबरल हो गई तो प्राइवेटाइजेशन आ गया, और जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों को नीड हुई कि भाई हम इसमें और बेटर कर सकते हैं, तब आया ग्लोबलाइजेशन, क्या हम इसमें और बेटर कर सकते हैं, हमारी कंट्री में जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज में होता है ना, जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज चली आ रही हैं, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बन गया। जब ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है, कनेक्टिंग वंस इकोनॉमी या वन नेशंस इकोनॉमी टू वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। एक कंट्री की इकोनॉमी को बाकी कंट्री की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देना,
वही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। हमारी कंट्री की इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी से कोरिलेट करे या फिर आप किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हो जाए, उसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हम किसी से किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, हम उसके ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट है, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर कोई हमसे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, कॉटन को लेकर फॉर एग्जांपल, तो इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों के अंदर जो चीज़ें कोई डिमांड बढ़ गई, अब चीज़ों की जब डिमांड बढ़ गई, कैपिटल फ्लो होने लगा, मार्केट में कैपिटल आ गया, मनी आ गई, तो लोगों की डिमांड और बढ़ गई, और बेटर चाहिए और बेटर चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने की नीड होने लगी। सो टू कन्वर्ट मॉडर्न ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर क्या होने लगा, कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी बनाना पड़ा, क्यों, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी से कनेक्ट करना पड़ा, तभी हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ ला सकते हैं, अपने कंट्री में। इसी को कहा गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बहुत फायदा हुआ। ग्लोबलाइजेशन से आपके कंट्री के अंदर क्या होता है कि जो बेटर टेक्नोलॉजीज हैं वो इंपोर्ट की जा सकती हैं, और इसके चलते इन तीनों ही फैक्टर्स ने कंट्री की इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड से कहाँ तक आने में मदद की है, कहाँ तक आने में मदद की है, डेवलपिंग तक। कहाँ तक आने में मदद की, डेवलपिंग तक। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी क्या है कि ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर ऐसा फील आने लगा कि हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है अदर इकोनॉमीज पे या अदर कंट्रीज पे। तो जो हमारी डिपेंडेंस इतना बढ़ती जा रही है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी जो है ये बताता है कि जो काम, जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों को अगर अपने कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी कंट्री के ऊपर, हमारी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज जहाँ पे हमारी वाली टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है, जो हमसे भी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, अनडेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उन इकोनॉमीज़ का डिपेंडेंस हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, तो हमारे पास और कैपिटल आएगी, लेबर फोर्स बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, लोग फ्लीड नहीं करेंगे। फ्लीड इज लाइक, जैसे ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि लेबर मिल जाती है, लेबर लाइक ग्लोबल लेबर मिल जाती है। हमारी कंट्री में फॉरेन कंट्री से लोग अगर एज अ लेबर, मतलब वर्किंग लेबर मिल जाते हैं। लेबर सिर्फ वही नहीं होता कि जो सिर्फ घर मिस्त्री का काम कर रहा है, जो लेबर का काम कर रहा है। लेबर इज लाइक एवरी वर्कर इज अ लेबर, एवरी वर्कर इज अ लेबर, हर वर्कर लेबर ही होता है, ठीक है। नाउ सी, तो इजी लेबर फोर्स मिल जाती है। लेबर फोर्स मिलने के साथ क्या होता है कि आपको ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा होगा। तो इस स्वदेशी में ये देखा गया कि अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, या फिर अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होने लगा। फॉरेन कंट्रीज तो हमसे कमा के जाने लगे, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या होने लगे, सेल अच्छे से होने लगे, और जब इनके प्रोडक्ट्स यहाँ सेल होने लगे तो उनकी इकोनॉमी और बेटर होने लगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम ग्लोबल हो जाए, उसके बावजूद स्वदेशी के कॉन्सेप्ट में ये आता है टू मैन्युफैक्चर एंड टू यूज आवर ओन प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। अपने खुद के गुड्स एंड सर्विसेज आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और उन्हें यूज करेंगे। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, आपकी बुक में बेनिफिट्स लिख भी रहे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर स्वदेशी। नाउ सी, क्या होता है स्वदेशी का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर स्वदेशी, कि इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद जब इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो आप ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो फिर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद इम्पोर्ट हम कम करेंगे, और जो हमारा मनी है, जो फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपेंस होता है, जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, वो कम हो जाएंगे। साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी कंट्री में इतना एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कि जो हमारी लेबर है वो यहाँ से फ्लीड करके किसी फॉरेन नेशन में नहीं जाएगी, हमारी कंट्री का टैलेंट हमारी कंट्री में ही रहेगा। उसके बाद बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका एक बेटर एफिशिएंट यूज़ कर सकेंगे हम अपनी कंट्री के लिए, ना कि किसी और कंट्री के लिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी में जब आप लिख कर आएंगे, नोट जरूर डाल के आएंगे कि स्वदेशी
का मतलब है कि अपनी कंट्री में खुद के गुड्स प्रोड्यूस करो, फाइनल सर्विसेज, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इकोनॉमी को सुधारने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, अपना तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके, ये भूल जाते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे भी या नहीं। तो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट अपनाने के साथ साथ ये ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दें, मतलब खत्म कर दें और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज बने ही ना। तो इस केस में आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फॉरेन सारे रिलेशंस को तोड़ दें और अपने कंट्री की जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर दें, एग्जॉस्ट कर दें, एंड नथिंग विल लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। तो आप इसमें क्या लिख करेंगे, स्वदेशी का मतलब क्या था, मीनिंग ऑफ स्वदेशी क्या है, स्वदेशी की जरूरत क्या होती है कि जब कभी भी कोई क्राइसिस आता है, जब कभी भी कोई क्राइसिस आता है या कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी आई हुई है, तो आपने नोटिस किया होगा बार बार आ रहा है कि आप फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें और मेड इन इंडिया को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं। पता है हमारा जो नेशनल रेवोल्यूशन हुआ था या जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उसमें स्वदेशी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जब हमने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जो गुड्स थे, ब्रिटिशर्स की जो सर्विसेज थी, उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तो उन्हें यहाँ कोई खरीदता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन गुड्स और सर्विसेज उनको ही हम यूज़ करना शुरू कर दिए थे। तो ब्रिटिशर्स को सबसे पहले उसका भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक आप कह सकते हैं झटका लगा था, और हमें फ्रीडम दिलाने में या हमें फ्रीड कराने में, इंडिया को फ्रीड कराने में स्वदेशी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सो स्वदेशी एक ऐसा वीपन है जो पीसफुली आप किसी भी कंट्री के साथ इस्तेमाल करके उसे क्या कर सकते हैं, उसे डिफीट कर सकते हैं। स्वदेशी इज अ वीपन बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन डिफीट एनी ऑफ द अदर नेशन वेरी पीसफुली, आप पीसफुली कर सकते हैं। देखिए जापान है, चाइना है, ये आपने नोटिस किया होगा, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ दी देयर नीड्स, ये सारी चीज़ों को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको पता है कि कल को कोई क्राइसिस आएगी, वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ होगा या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो उस दौरान हमारी जो डेली नीड्स हैं या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नन ऑफ द इफेक्ट विल गेट ऑन आवर इकोनॉमी ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि स्वदेशी का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है। तो आप इसमें लिखेंगे मीनिंग ऑफ स्वदेशी क्या है, स्वदेशी से क्या क्या हो सकता है, बेनिफिट्स ऑफ स्वदेशी। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। स्वदेशी और स्किल डेवलपमेंट से आने के चांसेस बहुत हैं, या फिर इनमें से भी कोई आ सकता है, तो है ना। अभी बात आती है स्किल डेवलपमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब इस लास्ट टॉपिक के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड आई विल सेंड यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो। नाउ स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए कंट्री में आपने नोटिस किया है कि 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो स्किल डेवलपमेंट से क्या होता है कि लोगों को स्किल सिखाई जाती है, उनके अंदर कौशल, मतलब उनको कोई काम को करने का हुनर, उन्हें किसी पर्टिकुलर किसी एरिया में ट्रेंड किया जाता है, उनके अंदर स्किल डेवलप की जाती है, जिससे क्या होता है जो वर्क फोर्स है वो जॉब ओरिएंटेड हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो जाती है। मतलब कंप्यूटर लिटरेसी सिखा दी, तो कंप्यूटर जानते तो मशीनिंग जो वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, बिलिंग एंड ऑल, वहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है दैट डू व्हाट, सी स्किल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन आपको लिख के आना है वो एग्जैक्टली ये लिख के आना है कि व्हेन लेबर इज प्रोवाइडेड विद कैपेबिलिटी एंड स्किल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, देन द लेबर बिकम एज अ ह्यूमन कैपिटल। देखिए हमें मनी की तो ज़रूरत होती है बिजनेस स्टार्ट करने में, लेकिन उस बिजनेस को प्रॉपरली रन कराने में एक लेबर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब लेबर को एजुकेशन, हेल्थ और स्किल से क्या कर दिया जाए, कैपेबल कर दिया जाए, योग्य बना दिया जाए, तो वो लेबर ह्यूमन कैपिटल की तरह काम करती है। एक तो कैपिटल होता है मॉनेटरी कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, तो वही लेबर किसकी तरह काम करती है, ह्यूमन कैपिटल। तो उससे क्या होता है जब लेबर ह्यूमन कैपिटल बन जाती है और आपके पास जो इतनी लेबर है, जो लेबर फोर्स है, वो लेबर फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पर्सन्स हैं वो जॉब
ओरिएंटेड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डेवलपमेंट मिशन स्टार्ट किया था, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। 15 जुलाई 2015 को ये मिशन स्टार्ट हुआ था। इसके तहत लोगों को स्किल ओरिएंटेड बनाया जाता है, लोगों को कोई ना कोई स्किल सिखाए जाते हैं, चाहे वो हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड हो। तो इस मिशन के थ्रू क्या किया जाएगा? लोगों को स्किल ओरिएंटेड फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो उन स्किल प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को क्या किया जाएगा? लोगों को कैपेबल बनाया जाएगा ताकि वो जॉब ओरिएंटेड हो जाए, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो जाए। अभी अनएम्प्लॉयमेंट होने का कारण भी बहुत ज़्यादा ये है कि लोगों को वो चीज़ें नहीं आती जो इंडस्ट्रीज़ को, जो फर्म्स को चाहिए। उन्हें मशीनाइजेशन नहीं आता। जैसे मशीनाइजेशन हुआ कंट्री में, तो मशीन्स को ऑपरेट करना नहीं आता, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं आती, बायोमेट्रिक्स के बारे में कम पता है। तो ऐसी चीज़ों से डील करने के लिए लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक और योजना चलाई जा रही है अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाइज। मतलब कंप्लीटली आप स्किल डेवलपमेंट में लेकर आएंगे कि स्किल डेवलपमेंट होता क्या है, किस लिए ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि हमें एक ह्यूमन कैपिटल मिल जाता है, और स्किल डेवलपमेंट जॉब ओरिएंटेड बनाता है लेबर फोर्स को, और लेबर फोर्स से वर्क फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। सो आपको इस चैप्टर में सिर्फ क्या लर्न करना है? इकोनॉमी के दो फेजेस, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। अंडर डेवलप्ड किन वजहों से है उसके सब हेडिंग्स याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर डेवलपिंग में क्या करना है आपको? डेवलपिंग के सब हेडिंग्स याद कर लेंगे, ऑटोमेटिक उसको पॉइंट्स में आप लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन या तो इन दोनों में से आएगा, या फिर क्वेश्चन आपके लिए आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने फिर भी बीच में आपको बता दी थी, जैसे कि वो क्या होती है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, या फिर फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन इकोनॉमी एंड मेंशन द फैक्टर्स बाय विच इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इस तरह से भी आ सकता है कि 1+3 आ सकता है। स्वदेशी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी एंड स्किल डेवलपमेंट। इसका तो डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से आएंगे मैं 1-2 एग्जाम्पल सेंड कर दूंगी, एंड आप इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। कीप स्टडिंग एंड गुड लक। थैंक यू।